चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। पैसा कमाना एक अलग चीज है, लेकिन उसी पैसे को काम पर लगाकर और संपत्ति बनाना, वो पूरा का पूरा एक अलग ही विज्ञान है। आज हम निवेश के अलग अलग स्तरों को गहराई से डिकोड करने वाले हैं, ताकि ये समझ आ सके कि असल में ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। इस एक्सप्लेनर में हम व्यवस्थित रूप से एक एक करके इस वित्तीय सीढ़ी पर चढ़ेंगे। 1. निवेश के बुनियादी विकल्प। 2. एसआईपी, आसान किश्तों का निवेश। 3. म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। 4. मुनाफे और जोखिम का गणित। और अंत में 5. आपकी क्षमता, आपका निवेश। सेक्शन 1, निवेश के बुनियादी विकल्प। शुरुआत बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से करते हैं, जहां चीजें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होती हैं। देखिए, ये बेसिक अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर पैसा बस एक साधारण सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो वो लगभग 5% के आसपास ही रेंगता रहेगा। लेकिन अगर उसी पैसे को उठाकर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में लॉक कर दिया जाए तो वही रिटर्न जम करके 8 से 10% तक पहुंच जाता है। ये एकदम सेफ, गारंटी शुदा और बिना किसी टेंशन वाला शुरुआती कदम है। सेक्शन 2, एसआईपी यानी आसान किश्तों का निवेश। अब इस सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चलते हैं। अब जरा इस पर्दे के पीछे वाले गणित को समझिए। होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग हर महीने 500 या 5000 रुपए जैसी छोटी छोटी किश्तें निवेश करते हैं, तो बैंकों के पास पूरे देश से हजारों करोड़ रुपए का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो जाता है। फिर बैंक इस बड़े फंड को बड़ी बड़ी कंपनियों को करीब 12% ब्याज पर लोन के रूप में दे देते हैं। इतने बड़े अमाउंट में 1% का मार्जिन भी बहुत बड़ा मुनाफा होता है। और आखिर में निवेश करने वालों को 8 से 10% का शानदार रिटर्न वापस मिल जाता है ना कमाल का सिस्टम। वैसे ये छोटी किश्तों वाला कॉन्सेप्ट कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सहारा का वो मॉडल याद है, जहां साइकिल पर घूमने वाले एजेंट लोगों से रोजाना सिर्फ 10 रुपए जमा करवाते थे। खैर, वो विशिष्ट उद्यम तो अंततः ढह गया, लेकिन छोटे और नियमित निवेश की वो ताकत हमेशा से सॉलिड रही है, जिसे आज एसआईपी ने एक एकदम सुरक्षित और आधुनिक रूप दे दिया है। सेक्शन 3, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर, यहां निवेश का स्तर और फंड का आकार काफी बड़ा हो जाता है। यहां सबसे जरूरी चीज है म्यूचुअल शब्द की एकदम शाब्दिक परिभाषा। इसका सीधा सा मतलब है आपसी सहमति। मतलब ढेर सारे लोग अपनी सहमति से एक बड़ा फंड पूल करते हैं, ताकि बेहतरीन वित्तीय सलाहकारों की पूरी एक टीम उस पैसे को सही और लाभदायक जगह लगा सके। और ये एक्सपर्ट्स करते क्या हैं? वो सारा पैसा किसी एक शेयर में नहीं डालते, वो इस विशाल फंड को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। कुछ हिस्सा शेयरों में, कुछ सुरक्षित बॉन्ड्स में, कुछ भारी ब्याज वाले लोन में, और कुछ हिस्सा नोएडा एयरपोर्ट के पास बनने वाले अपार्टमेंट जैसी रियल एस्टेट परियोजनाओं में। इससे एक बेहतरीन सुरक्षा चक्र बन जाता है, क्योंकि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखे गए हैं। लेकिन निवेश के मनोविज्ञान की एक बड़ी मजेदार या कहें थोड़ी अजीब बात भी है। अक्सर देखा जाता है कि निवेश करते वक्त लोग छोटे छोटे फॉन्ट वाले 20 पन्नों के एग्रीमेंट पर बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। बस रिटर्न देखा और हो गया एग्रीमेंट। असल में ये उसी आपसी सहमति का कानूनी रूप होता है, जहां फंड हाउस को अलग अलग जगहों पर पैसा निवेश करने की लिखित अनुमति मिल जाती है। सेक्शन 4, मुनाफे और जोखिम का गणित। चलिए अब थोड़े वास्तविक आंकड़ों पर बात करते हैं। 35%। जरा सोचिए, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा उन पीक रिटर्न्स को उजागर करता है जो कोविड बूम के दौरान देखे गए थे। जिन लोगों ने उस समय पैसा लगाया, उनका निवेश व्यवहारिक रूप से 3 साल के भीतर ही 2 गुना हो गया। जब बाजार रॉकेट की तरह भागता है ना, तो संपत्ति निर्माण की गति सच में असाधारण होती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बाजार हमेशा 35% के चरम पर नहीं रहता। अगर यथार्थवादी होकर देखा जाए तो एक म्यूचुअल फंड का स्थिर औसत रिटर्न आमतौर पर 15 से 20% के ब्रैकेट के आसपास ही सेटल होता है, जो कि पारंपरिक सेविंग अकाउंट के 5% रिटर्न से तो बहुत बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो अक्सर ज्यादा रिटर्न के लालच के बीच डर बनकर सामने आता है। अगर कंपनी को लॉस हो गया तब क्या होगा? ये एक वाजिब डर है जो अक्सर अगला कदम उठाने से रोकता है। और यहीं पर वो डाइवर्सिफिकेशन वाली रणनीति काम आती है। फंड मैनेजरों की पूरी कोशिश रहती है कि अगर बाजार मंदी के दौर में गिर भी जाए, तब भी कम से कम 10% रिटर्न तो निकाल ही लें। मकसद बस इतना होता है कि रिटर्न किसी भी हाल में मानक एफडी से कम ना हो,
और निवेशकों का भरोसा इस पूरे सिस्टम पर बना रहे। अंत में सेक्शन 5, आपकी क्षमता, आपका निवेश, वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे ऊपरी स्तर पर बस एक ही मंत्र काम आता है। ये एनालॉजी सच में कमाल की है। अगर वित्तीय साधनों को पढ़ाई से जोड़ें तो सेविंग अकाउंट मैट्रिक पास करने जैसा है, एफडी ग्रेजुएशन हो गई, एसआईपी और म्यूचुअल फंड मान लीजिए पीसीएस या एसएससी की तैयारी है, और सीढ़ी के एकदम टॉप पर है शेयर मार्केट, जो निवेश की दुनिया का साक्षात यूपीएससी है, जहां सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा जोखिम और सबसे बड़ा इनाम है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर 20,000 रुपए डूबने की बात सोचकर ही रातों की नींद उड़ जाती है तो चुपचाप एसआईपी और म्यूचुअल फंड में बने रहना ही समझदारी है। लेकिन अगर 1 करोड़ का नुकसान होने पर भी माथे पर कोई सिकन नहीं आती, तनाव नहीं होता, तो फिर शेयर बाजार के उस यूपीएससी स्तर के लिए वो इंसान बिल्कुल उपयुक्त है। दाव हमेशा क्षमता के अनुसार ही लगाना चाहिए, क्योंकि जब कोई यूपीएससी लेवल की इन्वेस्टिंग करता है तो उसे बाजार की उथल-पुथल की आदत डालनी पड़ती है। जैसा कि कहा जाता है, आप कभी तेजरिया बनिएगा, कभी मंदरिया बनिएगा, कभी बुल बनकर बाजार की तेजी का लुफ्त उठाएंगे तो कभी बियर बनकर बाजार गिरने का सामना करेंगे। यहां कोई गारंटी नहीं होती, बस लहरों की सवारी करनी होती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये एक बहुत जरूरी और उत्तेजक सवाल है जिस पर गहराई से सोचना चाहिए कि निवेश की इस सीढ़ी का कौन सा स्तर जोखिम उठाने की वास्तविक क्षमता से मेल खाता है। अगला वित्तीय कदम उठाने से पहले अपना सही लेवल पहचानना ही समझदारी है, क्योंकि वित्तीय आज़ादी की शुरुआत इसी जोखिम और सुकून के संतुलन को समझने से होती है।